Hello friends, myself Akanksha Tyagi and today I am going to teach you a topic of class 9th. So you are all welcome to Achievers Academy 2017 और अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है? तो हमें पता है हर जो भी मैटर है वो किस चीज से मिलके बना है, वो बना है एटम से मिलके। तो जो शुरू में साइंटिस्ट ने जिस तरीके से एटम की डिस्कवरी की, उसके बाद हम आए कि हर एक एटम मिलके बनाते हैं एलिमेंट को। तो हर एक एलिमेंट का एक अपना मास होता है, ठीक है ना, उसी को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे कुछ हमारा मास होगा ऑक्सीजन का, कुछ मास होगा नाइट्रोजन का। जैसे हम सब लोग होते हैं, हमारा भी एक मास होता है, उसी तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं उनका भी एक मास होता है, उसी को एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन ये एटॉमिक मास होता कितना है, इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जॉन डेल्टन, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी दी है और आपने उनकी एटॉमिक थ्योरी पढ़ी भी होगी, ठीक है ना, जॉन डेल्टन की। तो डेल्टन ने एटॉमिक मास दिया कि जो हमारा फ्री ऑक्सीजन होता है, हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन होता है एक, है ना, ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं। तो जो फ्री ऑक्सीजन है उसका आप 1/16 कर दो तो वो यूनिट बन जाएगी, ठीक है ना। और उस यूनिट के रिलेटिवली हम बाकी एलिमेंट्स का मास मेजर कर सकेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि उन्होंने ये ऑक्सीजन एटम ही क्यों लिया रेफरेंस के लिए, रेफरेंस के तौर पर ऑक्सीजन ही क्यों लिया, ऐसा क्या खास बात थी ऑक्सीजन में? तो ऑक्सीजन में खास बात ये है कि ऑक्सीजन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में मिलके कंपाउंड्स बना लेता है। तो जब वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ में मिलके कंपाउंड्स बनाता है तो उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन का तो मास पता चल गया, उसकी वजह से हम जिसके साथ में वो कंपाउंड बना रहा है ना, उसका मास भी पता करना इजी हो जाता है। सो दैट वाज द रीजन कि ऑक्सीजन को रेफरेंस में लिया था, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद में क्या हुआ, इसमें और हमारी रिसर्चेस आगे चली तो 1961 में इसको चेंज कर दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन को इसको चेंज किया गया। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि जो हमारा फ्री ऑक्सीजन होता है सराउंडिंग में, वो आइसोटॉप्स की फॉर्म में होता है। मतलब हमारा ऑक्सीजन, एक हमारे पास 16 ऑक्सीजन होता है, एक 17 होता है, एक 18 ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीजन है। तो हम किसको रेफरेंस में ले, किसको माने कि इसको रेफरेंस में लेकर के हम एटॉमिक मास निकाल पाएंगे, तो इसकी वजह से इसको चेंज कर दिया गया 1961 में। 1961 में डेफिनेशन की गई एटॉमिक मास को निकालने के लिए कि एक हमने स्पेसिफिक कार्बन के ऊपर तब तक बहुत रिसर्च हो चुकी थी, तो कार्बन को रेफरेंस में लिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, कार्बन को रेफरेंस में लिया। और कार्बन भी बहुत सारे टाइप में पाया जाता है, बहुत सारी फॉर्म्स में पाया जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बन होता है। तो ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इसलिए उन्होंने एक स्पेसिफिक रेफरेंस लिया कार्बन 12 का, ठीक है। तो जो फिलहाल जो आज हम यूज करते हैं वो हम कार्बन 12 को रेफरेंस में लेकर के मास को मेजर करते हैं। एक्चुअली मास को हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते, इंडिविजुअली मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें किसी चीज का रेफरेंस लेना पड़ेगा, बिकॉज आप जानते हो कि एटम बहुत छोटे होते हैं। लाइक जैसे ये निब है, तो अगर इतने सरफेस पे अगर हम एटम देखेंगे तो लाखों करोड़ों एटम इतने छोटे होते हैं कि इस पे लाखों करोड़ों के करीब एटम होंगे, जिस भी एलिमेंट का ये चीज बनी हुई है। तो उसको ऐसे मेजर नहीं कर सकते हम कि एटम एक तोड़ लिया और उसको मेजर कर लिया, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है ना। तो इसलिए हम एक एलिमेंट को रेफरेंस में लेकर के बाकी सारे एलिमेंट्स का मास फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्या है, फिलहाल जो डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं AMU या फिर यूनिफाइड मास, ठीक है ना। उसकी डेफिनेशन है मास ऑफ वन एटम ऑफ 1/12 कार्बन 12, 1/12 जो भी हमारा कार्बन 12 का जो आइसोटोप है उसका जो मास है उसका 1/12 अगर हम कर देंगे तो हमारी एटॉमिक मास यूनिट निकल जाएगी। तो आपको ये समझना जरूरी है कि हम रेफरेंस लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल का नहीं निकाल सकते।
और ये सब जो आया ये कार्बन को ही क्यों लिया है, तो इस पे हमने कार्बन पे ज्यादा रिसर्च कर पाए हैं हम केमिस्ट्री में। हो सकता है ये चीजें आगे भी चेंज हो जाए, जितनी हमारी आगे रिसर्च बढ़ती जाएगी उतना चीजें बदल सकती हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी एटॉमिक मास क्या होता है। इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटॉप। ठीक है ना, ये फिलहाल की डेफिनेशन है जो हम करंटली यूज कर रहे हैं। एटॉमिक मास के बाद आता है हमारा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, आपको पता है हर चीज किस चीज से मिलकर बनी हुई है, हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है, लेकिन एटम एक उसका इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस, मतलब वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये डिपेंड करता है। कुछ कुछ एटम्स इंडिविजुअली भी हैं, ठीक है ना, हमारे सराउंडिंग में, लेकिन कुछ कुछ नहीं है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा ये बहुत अनस्टेबल है। अगर हम ऑक्सीजन का एक एटम को अगर हम ढूंढने निकलेंगे अपने सराउंडिंग में कि कहाँ पे भाई ये हमें ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये ऑक्सीजन मिलना बहुत मुश्किल है, ये बहुत अनस्टेबल है। लेकिन ऑक्सीजन आपको O2 के फॉर्म में मिलना बहुत इजी है। ठीक है ना, जो हम एवरी टाइम एवरी सेकेंड हम ले रहे हैं, दैट इज ये मॉलिक्यूल है O2, जिसको हम ऑक्सीजन गैस भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये अनस्टेबल है, ये हमें नहीं मिलेगा, ये स्टेबल है। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं जो चीजें या जो एटम्स अपना एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकें। तो इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल होता है आपका इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स। ठीक है ना, बहुत बार हमारे पास O2 भी होगा, मोर देन 2 एटम्स भी हो सकते हैं, O3 भी हो सकता है, हमारे पास N2 भी होता है, नाइट्रोजन गैस है हमारे सराउंडिंग में सबसे ज्यादा 78%, N3 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सब होते हैं मॉलिक्यूल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स, जिनका अपना एग्जिस्टेंस हो, इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर पा रहे हो, वो होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी अब 2 टाइप्स के होते हैं। मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के भी होते हैं। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंट है? एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एटम सेम तरीके के हों, जैसे कि मैंने बताया आपको O2 एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये मॉलिक्यूल किसका है? एलिमेंट का, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन के ही हैं और किसी के नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन एटम के मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन सपोज वाटर, हम इसका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में भी। ठीक है ना, वाटर का, तो वाटर क्या है हमारा? वाटर में एक हमारा जो एटम है ऑक्सीजन का है, लेकिन 2 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। तो ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया ऑफ कंपाउंड। तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल में और कंपाउंड के मॉलिक्यूल में आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर सेम एलिमेंट सेम एटम है तो एलिमेंट होगा, डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर तो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। एक टॉपिक आता है हमारे मॉलिक्यूल्स में ही, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। यही चीज मैं आपको समझा रही हूं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, मतलब जितने एटम्स हैं। अगर एक एटम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एटम स्टेबल ना हो, कुछ कुछ एक एटम स्टेबल होते भी हैं और कुछ नहीं भी होते। ठीक है ना, अगर एक एटम से ही हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसकी जो एटोमिसिटी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे मोनो एटोमिक। मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, लेकिन अगर हमारा एग्जिस्टेंस एक से पॉसिबल नहीं है, उसके लिए 2 चाहिए, हमारे एटम्स 2 चाहिए, तो उसकी जो एटोमिसिटी हो जाएगी वो डायएटोमिक हो जाएगी। तो ऑक्सीजन जो गैस होती है ये डायएटोमिक होती है। ठीक है ना, जैसे ये वाला ये डायएटोमिक हो गया, इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई? इसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कितने चाहिए हमें एटम्स? 2 चाहिए, तो इसकी एटोमिसिटी हो गई 2, इसीलिए इसको बोलते हैं डायएटोमिक। इसकी एटोमिसिटी हो गई 3, ट्राइएटोमिक। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखने के लिए है कि जो
नॉन मेटल्स होते हैं आपके, नॉन मेटल्स की एटोमिसिटी डबल होती है, लाइक डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, ठीक है ना। लेकिन जो मेटल्स होते हैं जनरली, वो उनके जो एटम है उनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, ठीक है ना। जैसे आयरन है, आयरन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, आयरन का एक एटम हो सकता है, ठीक है ना, उसका है अपना, उसको जरूरी नहीं है कि हमें Fe2 ही चाहिए, ओके। लेकिन ऑक्सीजन को हमेशा O2 में ही हम ढूंढ पाएंगे, जहां भी ढूंढेंगे इसको, जहां भी हमें मिलेगा, वो कभी भी सिंगल O के फॉर्म में नहीं मिल सकता, क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं है। तो जो मेटल्स होते हैं जनरली वो आपका मोनो एटॉमिक के फॉर्म में मिल सकते हैं हमें, मेटल्स। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के लिए हमें डायटोमिक या मोर देन दैट, इनकी एटोमिसिटी मोर देन दैट होती है, 2 या मोर देन दैट, ठीक है, 2 और मोर। और मेटल्स की हमारी सिंगल भी हो सकती है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। केमिकल फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला के लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये वैलेंसी के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स रेफर कीजिए। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी वैलेंसी की एक टेबल बना करके दे दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए, जो आपकी बुक में भी लिखी होगी। आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है इस चैप्टर में, तो वो आप देख सकते हो। तो केमिकल फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, जैसे हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है वाटर का, ठीक है ना। केमिकल फॉर्मूला, वाटर क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो हम जब केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए चलते हैं तो पहले तो हम एलिमेंट लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा एलिमेंट, जो भी हम यूज कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन और ऑक्साइड यूज कर रहे हैं। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं वैलेंसी, ठीक है। वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, बट आपको ये याद होना चाहिए, जो आप टेबल से देख करके ही याद कर पाओगे। तो इसमें क्या होता है, अगर हमें फॉर्मूला बनाना होता है, बस कुछ नहीं होता, इसमें ये ऐसे क्रॉस ले जाते हैं और ये यहाँ पे ऐसे क्रॉस बना दिया, तो इसका मतलब H2 हो गया और O, H2O, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का कोई पूछे आपसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का बताओ आप केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H होता है। क्लोराइड दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल C स्मॉल l, ये होता है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, यहाँ पे मैंने आपको इधर भी बताया वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी के लिए आपको टेबल रेफर करना पड़ेगा और वैलेंसी को समझना भी पड़ेगा, तो इसको मैं समझाऊंगी इसके बाद में। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी होती है 1। क्यों होती है, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर। तो आपको क्रॉस जाना है, क्रॉस जाना है, हाइड्रोजन 1, सो यहाँ पे 1 का मतलब कुछ भी नहीं, क्लोरीन 1, ठीक है। तो ये HCl हो गया, हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज का फॉर्मूला बना सकते हो, उसके लिए आपको हर चीज की वैलेंसी पता होनी चाहिए। तो वैलेंसी का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन करूंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको कोई डाउट हो तो इसमें आप क्वेश्चन कीजिएगा। एग्जाम्पल आपको कोई पूछना हो और भी केमिकल फॉर्मूलाज का, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं अपने, और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में।